अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर हमारा इन्वेंटरीज एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में है। ये चैप्टर नंबर 8 है। विलियम झाका बेटनर की बुक है फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग। और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट इन्वेंट्री मेथड्स अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हमने लास्ट चैप्टर 6 जो कवर किया था, उसमें हमने इसको डिफरेंशिएट किया था। हमने ये देखा था कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अप टू डेट इन्वेंट्री सिस्टम होता है, जिसमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप पता कर सकते हैं कि इन्वेंट्री आपकी कितनी मौजूद है, कितने यूनिट्स आपके मौजूद हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, क्योंकि ये अप टू डेट रहता है। जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है, उसमें आपको वेट करना पड़ता है मंथ एंड पे या पीरियड एंड पे, और आपको उससे पहले आपको नहीं पता होता कि इस वक्त इन्वेंट्री में कितना स्टॉक बाकी है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हुई है, क्योंकि हम पीरियड एंड का वेट करते हैं इन कैलकुलेशंस के लिए। अब जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट इन्वेंट्री मेथड्स होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड होता है इन्वेंट्री मेथड, वो फाइफो, देन लाइफो, वेटेड एवरेज या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है। ये 4 डिफरेंट इन्वेंट्री मेथड्स होते हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ब्रीफ एक्सरसाइजेज हैं, जो कि 8.1 से लेके 8.5 तक, और इसमें हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इन्वेंट्री एज वेल एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर फाइफो, लाइफो, वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री क्या होती है। गुड्स ओन एंड हेल्ड फॉर सेल टू कस्टमर्स, यानी कि वो तमाम गुड्स, वो तमाम स्टॉक, वो तमाम आप कह ले कि जो आप वो तमाम चीजें जो आप परचेज करते हैं, जिसमें आपका पर्पस या मेन एम क्या होता है, रीसेल टू कस्टमर्स, यानी जो आपने कस्टमर्स को सेल करने के लिए परचेज किया होता है, वो आपकी इन्वेंटरी कहलाती है। इसके अलावा इसको जो है वो हम बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करते हैं। करंट एसेट्स में क्यों? क्योंकि विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि 12 मंथ के अंदर अंदर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है, या इसको हम सेल कर देते हैं। इन्वेंट्री जो कि वो तमाम गुड्स जो रीसेल पर्पस के लिए खरीदे जाए, और इनको हम बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। जो इन्वेंट्री का फ्लो है, तो सबसे पहले एज परचेज कॉस्ट और इनकर्ड, यानी कि जब आप इन्वेंट्री खरीदते हैं तो अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, और वो आपकी करंट एसेट्स में ऐड हो जाती है इन्वेंट्री के तौर पे। और जैसे ही वो गुड्स आप सेल करते हैं, तो वो किसमें, वो इन्वेंट्री किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये किस चीज का पार्ट बन जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, और वो इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट हो जाती है, यानी कि रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो जाता है। और जो इन्वेंट्री आपकी सेल होने से रह जाती है, वो आपकी अगेन करंट एसेट्स का पार्ट बन जाती है, या उसको हम एंडिंग इन्वेंट्री कहते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, और फिर आप उसमें कुछ परचेजेस होती हैं, आप उसमें ऐड करते हैं, इन्वेंट्री ऐड हो जाती है, और फिर आप उसको सेल कर देते हैं। जैसे ही इन्वेंट्री सेल करते हैं, वो करंट एसेट से निकल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट हो जाती है। अच्छा, अब इशू ये आता है कि जब आप इन्वेंट्री सेल करते हैं, तो फिर क्योंकि अब हम एक बार तो परचेज नहीं करते, महीने में हो सकता है हम कई बार परचेज करते हों। तो जब आप सेल करते हैं, तो इशू ये आता है कि आपने कौन सा यूनिट सेल किया है, विच यूनिट डिड वी सेल। When identical units of inventory have different unit cost, a question naturally arises as to which of these costs should be used in recording a sale of inventory. Suppose आपने अगर 1 जनवरी को 10 यूनिट्स खरीदे हैं रीसेल पर्पस के लिए, फिर आपने 8 जनवरी को 10 यूनिट्स खरीदे हैं, फिर आपने 25 जनवरी को, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फिर आपने 30 जनवरी को सेल की है।
तो अब मसला ये होता है कि आपने जो आज यूनिट, सपोज 5 यूनिट्स आपने सेल किए हैं, तो ये 5 यूनिट्स कौन सी इन्वेंट्री से आपने सेल किए हैं? जो सबसे पहले परचेजेस थी, या सेकंड जो आपने परचेज की, या फिर आपने बाद में परचेज की लास्ट में? तो ये इशू आता है। इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये पे एग्जांपल आपसे डिस्कस की हुई है, और यहाँ पे आपको कहा हुआ है, लाइक देखिए, आपके पास बिगनिंग में कुछ यूनिट्स पड़े हैं, 10 यूनिट्स। फिर 3 अगस्त को आपने परचेज किए 15 यूनिट, 17 अगस्त को परचेज किए, और 28 अगस्त को परचेज किए। ये आपकी डिफरेंट परचेजेस, प्लस जो मंथ स्टार्ट पे होता है वो ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो ये आपके पास मौजूद है। अब जब आपने 14 अगस्त को सेल की, तो आपने 20 यूनिट सेल की है, तो आपने कौन से यूनिट सेल किए हैं? ये 10 पहले सेल किए हैं या 15 पहले सेल किए हैं? इसी तरह 31 को जो आपने 23 सेल किए हैं, वो 17 की परचेजेस में सेल किए हैं, या 28 से पहले सेल किए हैं, रिमेनिंग आपने 17 से? तो अब जब आप सेल करते हैं, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है पता लगाने की कि कंपनी कौन सा इन्वेंट्री मेथड यूज कर रही है। अब हमारे पास ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हो या पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हो, हमारे पास 4 डिफरेंट इन्वेंट्री मेथड्स होते हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, यानी आपको पता होता है कि ये वाले यूनिट्स, ये स्पेसिफिक यूनिट्स, यानी आप कंफर्म होते हैं कि जो हमने सेल की है वो इन यूनिट्स में की है। देन वी हैव फाइफो। फाइफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो यूनिट्स पहले खरीदे हैं वो हम पहले बेच देंगे। लाइफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में खरीदे हैं सबसे आखिर में, पहले वो बेच देंगे। और एवरेज कॉस्ट का मतलब है कि आपके पास जो एवरेज आउट करके, यानी कि आपने उसका एक वेटेड एवरेज मेथड निकाल लिया, और एक कॉमन रेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो एवरेज मेथड होता है। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जनरली यूज होता है उन तमाम आइटम्स के लिए कि जिसकी एक्सपायरी डेट होती है। जो पहले खरीदा है उसको हम आमतौर पे पहले सेल कर देते हैं, ताकि, क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट नियरेस्ट आ रही होती है, तो हम उनको सेल कर देते हैं। बाद वाले यूनिट्स की अभी क्योंकि एक्सपायरी डेट जरा दूर होती है, तो फिर हम उसको बाद में सेल करते हैं, और उसको हम करंटली इन्वेंट्री में डाल देते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट जनरली यूज होता है पेरिशेबल आइटम्स के लिए, कि जो लास्ट में खरीदे होते हैं वो एकदम फ्रेश होते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि उनको पहले बेच दिया जाए, ताकि आपके पास उसके हाईएस्ट पैसे मिल जाएं, हाईएस्ट आप उनको कह के रिटेल प्राइस आपको मिल जाए। अगर आप उसको छोड़ के और पुराने वाले सेल करते हैं, तो फिर होता ये है कि क्योंकि पेरिशेबल नेचर होता है, पुराने पहले सेल करने के चक्कर में जो नए वाले होते हैं वो भी पुराने हो जाते हैं, या आप कह लें कि वो थोड़े से उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो हम बिल्कुल जो पेरिशेबल आइटम होते हैं उसके लिए लाइफो यूज करते हैं। एवरेज कॉस्ट मेथड, अब जैसे आपके पास नेल्स वगैरह हैं, ये स्टेशनरी है, उसमें आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से यूनिट्स पहले खरीदें बाद में खरीदें, तो फिर हम उनको एवरेज आउट करके सेल कर देते हैं। इसी तरह स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसमें हमें 100% पता होता है। अच्छा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो पहले खरीदा है उसको हम पहले बेच दें। जो पहले खरीदा है, इसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसकी कॉस्ट क्या होगी? ओल्डेस्ट कॉस्ट, यानी पुराने वाली, क्योंकि जो पहले खरीदा है वो पहले बेच रहे हैं। और जो एंडिंग इन्वेंट्री में रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? वो रीसेंट रह जाएगा, यानी कि जो लेटेस्ट आपने परचेज किया है वो आपके पास रह जाएगा, एंडिंग इन्वेंट्री में बच जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 1 अगस्त को 15 अगस्त को 2 यूनिट्स आपके पास, 2 डिफरेंट डेट्स के पड़े हैं, और आपने 14 अगस्त को 20 यूनिट्स सेल किए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले लिए हैं हम उनको पहले सेल कर देंगे। फिर सेकंड की बारी आएगी, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ब्रीफ एक्सरसाइज है 8.1, और बुक है आपके पास विलियम्स हाका बैटनर की बुक है, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। सो इसको हम सॉल्व करते हैं।
अब ये एक्सेल शीट हमारे सामने है और इस पे हम सॉल्व करते हैं। ब्रीफ एक्सरसाइज है 8.1। सो प्रॉब्लम इज FIFO इन्वेंट्री सिस्टम है। इसमें Small Corporation purchase items of inventories as follows। 4 जनवरी को इन्होंने 100 यूनिट्स परचेज किए हैं $2 के रेट से, और फिर 23 जनवरी को 120 यूनिट्स परचेज किए 2.25 के रेट से। सो सबसे पहली परचेज जाहिर सी बात है डेट वाइज होगी। 24 को पहले परचेज किया है, फर्स्ट हमने 24 को परचेज किया और सेकंड हमने 23 को परचेज किया है। Small is sold 50 यूनिट्स ऑन जनवरी 28, और जनवरी 28 को कितने यूनिट्स बेच दिए हैं? 50 यूनिट्स बेच दिए हैं। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? वो उन यूनिट्स की कॉस्ट जो कि बेच दिए गए हैं। तो मेथड है यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो हमने यूनिट्स पहले खरीदे थे वो हम पहले सेल कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो पहले बेच दिए थे हमने, पहले कैसे कौन से बेच दिए थे? फर्स्ट इन। तो पहले कौन से खरीदे? जनवरी 4 को। तो हम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं? 50 यूनिट्स। और एट द रेट एक, यानी कि उसकी कॉस्ट कितनी है? जो जो जनवरी 4 की थी वो उसकी रेट है $2। तो $2 की रेट से हमने इसको सेल कर दिया है। तो अब जब आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे तो 50 यूनिट्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाती है? $100 की कॉस्ट आ जाती है। सो ये यूनिट्स हमने कहाँ से लिए? जो हमने पहले खरीदे थे, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले खरीदे थे वो हमने पहले बेच दिए। इसमें एंडिंग इन्वेंटरी नहीं पूछी हुई है सवाल में, लेकिन सपोज कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आपने क्या कैलकुलेट करना है? एंडिंग इन्वेंटरी, यानी कि जो यूनिट्स बच गए हैं वो कौन से बच गए हैं? तो देखिए ये 4 जनवरी को 100 यूनिट्स हमारे पास मौजूद थे, जिसमें से 50 हमने सेल कर दिए। तो कितने रिमेनिंग रह गए हमारे पास? जो बच गए वो 50 यूनिट्स बच गए, और उनका रेट क्या था? वही 2 जो उसकी कॉस्ट है। तो 50 इंटू 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास? $100। और ये जो 23 को हमने परचेज किया था 120 यूनिट्स, क्या हमने ये बेच दिए? नहीं, ये भी हमने नहीं बेचे। तो 120 यूनिट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, और उसका रेट क्या है? उसका रेट अगर हम देखें वो किस रेट से मौजूद है? वो मौजूद है 2.25 से। तो हम क्या लिखेंगे इसकी अमाउंट? इसकी अमाउंट 2.25 से लिखेंगे। तो हमारे पास यानी कि जो 120, अगर हम इसको कैलकुलेट करें कैसे करेंगे? 120 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का है? 2.25 का है। तो वो कितना हो जाएगा? 270। आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आ रही है, तो टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट आ रही है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो $370। ये इन्वेंट्री की कॉस्ट हो गई, एंडिंग इन्वेंट्री की। जो यूनिट्स बच गए जिनको जिनको आपने सेल नहीं किया वो एंडिंग इन्वेंट्री में आ जाएंगे, और जो यूनिट्स आपने सेल कर दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 यूनिट्स सोल्ड, तो ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। मेथड कौन सा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपने पहले खरीदा था फर्स्ट इन, वो आपने पहले बेच दिया। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या रिप्रेजेंट करता है? जो आपने बाद में खरीदे हैं उनको पहले बेच देते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जब हम लास्ट इन को फर्स्ट आउट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो अमाउंट आती है वो रीसेंट कॉस्ट आती है, यानी कि जो आपने अभी परचेज किया है, और एंडिंग इन्वेंट्री आपकी ओल्डेस्ट कॉस्ट पे आती है।
अब ये 2 यूनिट्स हैं, आपने एक 1 अगस्त को परचेज किया और एक 3 अगस्त को, तो जब आप सेल करेंगे तो 3 अगस्त वाला पहले हम सेल करेंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल देख ले तो हमें क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एग्जांपल है, ब्रीफ एक्सरसाइज है 8.2। सो 8.2 में हम जो इन्वेंट्री मेथड यूज कर रहे हैं वो अगर आप गौर से देख लें तो इन्वेंट्री मेथड के बारे में जो नाम लिया गया है वो कौन सा है, वो है लाइफो इन्वेंट्री, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आप देखें, वेसन कंपनी परचेज आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज एज फॉलोज, इनकी परचेजेस बताई गई हैं, कैसे परचेज किया है। दिसंबर 2 को उन्होंने 50 यूनिट्स परचेज किए $20 के रेट के हिसाब से, और दिसंबर 12 को परचेज किए 12 यूनिट्स 21 के हिसाब से। तो जो फर्स्ट सबसे पहली परचेज थी वो थी 2 दिसंबर को, और सेकंड परचेज थी 12 दिसंबर को। तो 2 परचेजेस हैं। अब हम इन्वेंट्री मेथड कौन सा कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट यानी कि जो बाद में खरीदा गया है, पहले हम इसको बेच देंगे। कितने यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं, लिखा हुआ है कि सोल्ड 15 यूनिट्स ऑन दिसंबर 20th। सो 15 यूनिट्स बेच दिए। आपने क्या चीज कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पे इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस ला अब हम कौन सा मेथड यूज करें, लास्ट इन। तो लास्ट कौन सा इन हुआ है, दिसंबर 12 को। आपने कितने यूनिट्स परचेज किए हैं, 12 यूनिट्स। और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, कितने कॉस्ट पे आपने परचेज किए, $21 की एक कॉस्ट है। तो हम लिख देंगे इसकी कॉस्ट $21। सो इसको आप कैलकुलेट करें कि आपके पास 12 यूनिट्स हैं और 21 रेट है, तो क्या अमाउंट आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली आपने यूनिट्स कितने सोल्ड किए हैं, 15। तो हमने 15 पूरे करने हैं। तो ये 12 हमने लास्ट से ले लिए, और जो रिमेनिंग 2 हैं फिर वो हम नियरेस्ट वाली आप कह लें इन्वेंट्री से ले लेंगे। यानी 50 में से हम कितने ले लेंगे, 3 हम ले लेंगे, रिमेनिंग 3 यूनिट्स। सो 3 यूनिट्स। और एक यूनिट कितने का होगा, एक यूनिट, अब यहाँ पे अगर आप कॉस्ट देखें तो इसकी आ रही है $20। तो यहाँ पे हम $20 ले लेंगे। यानी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 रिमेनिंग यूनिट्स, क्योंकि हमने 15 पूरे करने हैं। पहले हमने 12 लिए थे, 3 हम ले लेंगे तो दोनों मिला के 15 हो जाएंगे। और इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय इसका जो रेट है वो है 20। तो अब अगर आप दोनों को प्लस करें, यानी कि आपके पास डॉलर, आपके पास 252 है और फिर 60 है। इन दोनों को प्लस करें तो 312 आ जाती है आपकी कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि जो 312 है, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी तरह अब हम एंडिंग इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री क्या बताती है, वो यूनिट्स जो बच गए हैं, वो यूनिट जो सेल नहीं हुए हैं। तो देखिए हमने कितने यूनिट्स बेच दिए, 15 यूनिट्स बेच दिए। किस तरह से हमने बेचे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट वाले थे 12, वो पहले बेच दिए। और 50 में से हमने कितने सेल किए, 50 में से अगर आप गौर से देखें तो 50 में से हमने 3 सेल कर दिए। यानी कि ये वाले जो 50 हैं इसमें से ये 3 हमने सेल कर दिए। तो अब रिमेनिंग कितने, यानी हमारे हाथ में कितने रह गए, एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी रह गई है। तो अगर आप 50 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास कितने यूनिट्स रह गए, 47 यूनिट्स। और एक यूनिट का रेट कितना है, एट द रेट वही जो हमारा सबसे पहले वाला था, कितना है, $20 में हमने परचेज किया है। तो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे, 47 मल्टीप्लाई बाय 20 यूनिट्स। सो दिस $940 basically represent the cost of ending inventory, or you can say the cost of unsold units, यानी कि जो अभी बिके नहीं हैं और अभी आपके पास रह गए हैं, वो आपके एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स कहलाएंगे। जो हमने कैलकुलेट किए थे 47, और इसको हमने एक यूनिट कितने का था, 20 का था, तो 940 आ गए।
और ये जो 312 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लाइफो मेथड पे जो यूनिट्स हमने सेल कर दिए उनकी कॉस्ट क्या है। सो ये कॉस्ट हमने देखी। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास मौजूद है, नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड्स के हम इनको क्या करते हैं कि तमाम गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। तो हम बजाय इसके कि हम अलग अलग डेट को देखें कि इस दिन इतने का यूनिट था, इस दिन इतने का यूनिट था, हम उनकी एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस कर देते हैं और टोटल कॉस्ट को प्लस कर देते हैं। तो टोटल कॉस्ट को हम टोटल यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक एवरेज कॉस्ट आ जाती है, जिसको हम एवरेज कॉस्ट मेथड या इसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने लगे हैं वो ब्रीफ एक्सरसाइज है हमारे पास 8.3। अब आप यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया हुआ है। Fox company purchase items of inventory as follows। 3 मई को परचेज किए 100 यूनिट्स, 10 मई को परचेज किए, फिर 15 मई को परचेज किए, यानी कि ये 3 डिफरेंट डेट्स को 3 डिफरेंट रेट्स पे 3 डिफरेंट क्वांटिटी में परचेज किए हैं। By the end of the month of May, Fox has sold 125 units. जब महीना खत्म हुआ तो पता चला फॉक्स ने कितने यूनिट्स बेच दिए हैं, 125 यूनिट्स बेच दिए हैं। कंपनी मेथड कौन सा यूज कर रही है, ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले खरीदे थे पहले बेच दिए, ना ही लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में खरीदे थे बाद में बेच दिए, बल्कि कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही है, एवरेज कॉस्ट मेथड यूज कर रही है। और यहाँ पे आपसे एंडिंग इन्वेंट्री भी पूछी हुई है। सो एवरेज कॉस्ट मेथड के लिए जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप ये है कि तब हम तमाम यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। सो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास क्या मौजूद है, 100 यूनिट्स मौजूद है और हर यूनिट की जो कॉस्ट है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो पहली कॉस्ट है वो कितनी है। 100 यूनिट की कॉस्ट है 3.05। ओके, 100 यूनिट्स की कॉस्ट हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देती हूँ यूनिट कॉस्ट, और वो कितनी है, वो है आपके पास $3.05, जो कि आपने शुरू में परचेज किया था स्टार्ट में। फिर आपके पास 150 यूनिट्स हैं और उनकी कॉस्ट कितनी है, उनकी कॉस्ट है, एक यूनिट की कॉस्ट है 3.10। अगेन आपने 120 यूनिट्स परचेज किए हैं, तो 120 यूनिट्स हमने परचेज किए और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है $3.15। सो एवरेज मेथड्स के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए है, सबसे पहले हमें चाहिए है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पहले हमारे पास 100 थे, उसमें हमने प्लस किया 150 और हमने प्लस किया 120, तो हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हो गए, टोटल यूनिट्स हो गए हमारे पास 370 अवेलेबल हो गए। इसके अलावा अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट की कॉस्ट से, यानी कि 100 यूनिट्स और एक यूनिट की क्या कॉस्ट है 3.05। इसी तरह 150 यूनिट्स और एक यूनिट की कॉस्ट हमारे पास कितनी मौजूद है 3.10। और मल्टीप्लाई बाय 3.10। और इसी तरह 120 यूनिट्स हैं और एक यूनिट कितने का है 3.15 का है। सो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो इनको हम कॉस्ट को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो कि हमारे पास आ रही है 1148।
अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम क्या निकालेंगे, क्योंकि ये एवरेज कॉस्ट मेथड है तो हम इसमें एवरेज पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। और एवरेज पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला है कि हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। सो टोटल कॉस्ट हमारे पास कहाँ मौजूद है? अभी हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की है, दिस वन। सो ये आपकी टोटल कॉस्ट है। तो इस कॉस्ट को यानी कि हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 1148 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ये 370 यूनिट्स हमारे पास मौजूद थे, तो 370 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो क्या आ जाएगी? हमारे पास एवरेज कॉस्ट, एवरेज पर यूनिट जो कॉस्ट आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 3.10। सो 3.10 इज योर एवरेज कॉस्ट। सो जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे, तो अब हमें नहीं पता पहले कौन सा किया परचेज किया था, कौन सा बाद में परचेज किया था। सिंपल हम देखेंगे कितने यूनिट्स हमने सोल्ड किए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूनिट्स हमने सोल्ड किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। उनको हमने कितने यूनिट्स हमने सोल्ड किए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 125। सो 125 यूनिट्स हमने सेल कर दिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 125 यूनिट्स एट द रेट, और जो हम रेट हमने कैलकुलेट किया है वो कितना कैलकुलेट किया है? वो हमने किया है 3.102। सो इस तरह से हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमने जो रेट कैलकुलेट किया है वो हमने कैलकुलेट किया है दिस वन। यानी कि ये वाला रेट जो है वो इस कैलकुलेशन से हमारे पास आया है। तो अब जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे, फर्दर 125 यूनिट्स हैं और 3.102 रेट है। सो हमारे पास जो कॉस्ट कैलकुलेट हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने यानी कि सेल कर दिए हैं, वो हमारे पास कितने यूनिट्स आ रहे हैं? वो जो कितने रुपीज आ रहे हैं या डॉलर्स में आ रहा है, 387.75। इसी तरह आप क्या कैलकुलेट करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट जो इसने पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास अवेलेबल कितने यूनिट्स थे, 370 यूनिट्स अवेलेबल थे। इसमें से हमने कितने सेल कर दिए? इसमें से हमने जो सेल कर दिए वो 125 सेल कर दिए। तो अब हमारे पास रिमेनिंग यानी कि हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री के जो यूनिट्स हैं वो कितने रह गए? वो हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे। 370 में से जो हमने सेल कर दिए जो कि 125 थे, माइनस कर दे तो 245 यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास बच गए हैं। तो एंडिंग इन्वेंट्री हम कैसे निकालेंगे? एंडिंग इन्वेंट्री, इसमें भी हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि कौन से यूनिट्स हमने पहले खरीदे, कौन से बाद में, क्योंकि हमने तो एवरेज कर दिया है। तो 245 यूनिट्स, और 1 यूनिट की कॉस्ट हम कौन-सी लेंगे? वही एवरेज कॉस्ट जो कि हम एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं। यानी कि जो ये कॉस्ट हमने यहाँ पे ली थी, तो यहाँ पे भी एंडिंग इन्वेंट्री में भी हम यही कॉस्ट लेंगे, क्योंकि एवरेज है, हमने एक ही बार एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है। तो वो एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही? 3.102। सो जब हम यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे तो वही तरीका है, 245 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.102 से, तो हमारी जो ये कॉस्ट आ जाएगी 759.999। सो ये आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना सीखा एवरेज मेथड से। तो हमने तीनों मेथड देखे कि हमारे पास फाइफो में क्या होता है, लाइफो में क्या होता है, और वेटेड एवरेज में कौन सा मेथड यूज होता है।
नेक्स्ट है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यानी आपने अगर 1 जनवरी को 1 यूनिट खरीदे, 3 जनवरी को 1 यूनिट खरीदे, तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में आपको बता देते हैं कि ये वाले यूनिट सेल किए गए हैं। तो ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है। इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स के डिफरेंट, अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है वो आपकी अर्लीस्ट या ओल्डेस्ट परचेजेस में से शामिल होती है, और जबकि एंडिंग इन्वेंट्री आपकी लेटेस्ट या रीसेंट होती है, लाइफो वाइस वर्सा होती है। एवरेज में हम दोनों को ही एवरेज कर देते हैं, और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में आपको पता होता है कि ये वाली कॉस्ट हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाली है और ये वाली कॉस्ट एंडिंग इन्वेंट्री का हिस्सा है। अब यहाँ पे हम ब्रीफ एक्सरसाइज करने लगे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रीफ एक्सरसाइज है 8.4, और इसमें हम देखेंगे कि हम दो मेथड है हमारे पास, फाइफो और लाइफो, इनको हम कंपेयर करेंगे और इनको हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे लिए इनमें क्या डिफरेंस आता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम लिखा हुआ है मेरिन कॉर्पोरेशन परचेज अ न्यू इन्वेंट्री आइटम्स 2 times ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। 2 बार खरीदी है। कब खरीदी है? एक 5 अप्रैल को खरीदा है 100 यूनिट्स $5 के रेट से, और फिर एक 15 अप्रैल को खरीदा है 100 यूनिट्स 5.05 के रेट से। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग यानी कि जो बच जाती है, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ दिस आइटम ऑन 30th अप्रैल इफ द कंपनी सोल्ड 75 यूनिट्स एंड यूजेस लाइफो मेथड। इसने लाइफो पूछा हुआ है। हाउ वुड दिस अमाउंट डिफर इफ द कंपनी यूज फाइफो मेथड। सो एक रिक्वायरमेंट में उसने एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट पूछी हुई है लाइफो मेथड के अंदर, और एक में उसने पूछी हुई है फाइफो मेथड के अंदर। सो कंपनी ने जो टोटल यूनिट्स परचेज किए हैं वो 100 यूनिट्स हैं, जबकि जो कंपनी ने यूनिट्स बेच दिए हैं वो कितने यूनिट्स हैं? 75 यूनिट्स हैं। सो द रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास जो रह गए हैं, ये एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स रह गए हैं, वो कितने यूनिट्स हैं? 25 यूनिट्स ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, क्योंकि उसने यूनिट सोल्ड बता दिए। यूनिट सोल्ड कितने बता दिए? 75 यूनिट सोल्ड हो गए। अच्छा, अब अगर हम पार्ट ए करते हैं, इफ द कंपनी यूजेस लाइफो मेथड। लाइफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो बाद में खरीदे हैं वो पहले बेच दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे कंपनी ने 100 कितने परचेज किए? 200 परचेज किए। यहाँ पे कंपनी ने, सॉरी इट इज 200, और 75 जब आपने बेच दिए हैं तो आपके पास जो रिमेनिंग यूनिट्स रह जाएंगे, वो रिमेनिंग यूनिट्स, ये एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स कितने रह जाएंगे? 125 रह जाएंगे। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है? जो बाद में खरीदे थे वो पहले हमने बेच दिए। तो जो बाद में खरीदे थे लाइफो मेथड में, तो इसका मतलब है कि जो 75 यूनिट्स हैं वो हमने किस में से बेचे हैं? 15 अप्रैल की सेल में से। तो जो हमारे पास रिमेनिंग यूनिट्स हैं, यानी ये वाले यूनिट्स तो हमने बेचे ही नहीं है, तो ये 100 यूनिट्स हमारे पास पूरे के पूरे मौजूद हैं। और इस 100 में से हमने कितने बेच दिए हैं? इस 100 में से हमने 75 बेच दिए हैं। तो अगर हम देखें, ये हमारे पास 100 मौजूद थे, अगर हम इसमें से 75 सेल कर देते हैं तो कितने रह गए? 25 रह गए। तो जब हम एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, ओके। सो जो 5 अप्रैल को थे वो तो हमने सेल किए ही नहीं, तो 100 यूनिट्स हमारे पास रह गए 5 अप्रैल वाले, जो कि कितने बन जाते हैं? $5 के हिसाब से 5.0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि 100 मल्टीप्लाई बाय क्या रेट है? $5 का रेट है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ हम करेंसी लगा देते हैं।
सो ये 500 हो गया। इसी तरह 15 अप्रैल को हमने जो 100 यूनिट्स थे, इसमें से 75 सेल कर दिए, क्योंकि मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाद वाला पहले खरीद लिया, लेकिन पहले बेच दिया। तो इसमें रह कितने गए? इसमें 25 यूनिट्स रह गए। और इन यूनिट्स की प्राइस क्या थी? एक यूनिट की ये लिखा हुआ है 5.05। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5.05। तो यहाँ पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 25 मल्टीप्लाई बाय 5.05, यानी पर यूनिट रेट हमारा यहाँ पे ये आ रहा है। तो अगर आप इसको 500 और $126 को प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 626.25 हो जाएगा जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लाइफो मेथड के तहत जो हमारी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है वो $626 आ रही है। इसी तरह जो इसको हमने रिपीट करना है पार्ट बी में, और पार्ट बी में वो क्या कहता है कि फाइफो के बजाय आप मेथड क्या लाइफो के बजाय आप मेथड क्या यूज करें? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो हमने 75 यूनिट सेल किए हैं वो हमने किस में से सेल किए हैं? जो हमने पहले खरीदा था, इस 100 में से 75 हमने सेल कर दिए। तो हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है? हमने कैलकुलेट करनी है, इसका बी पार्ट है, और बी पार्ट जो हमारा है वो फाइफो मेथड है। और हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 5 अप्रैल को 100 में से 75 बेच दिए, तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितने रह गए? 100 माइनस 75, तो हमारे पास ये रह गए 25 यूनिट्स। और इन यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? इनकी आ रही है $5। तो यहाँ पे इसको हम एट द रेट $5 दिखाएंगे। तो इसको कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय $5। उसके बाद जो 15 अप्रैल के 100 यूनिट्स है, ये तो हमने सारे कोई भी सेल नहीं किए, तो 100 यूनिट्स एट द रेट डॉलर, इसका रेट कितना है? 5.05। तो 5.05 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5.05 से, और हम इनको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $630। और इसको हम डॉलर में ही लिख देते हैं, तो हम साइन करेंसी का लगा देते हैं, तो $630 आ रहा है। तो आप देख लीजिए कि फाइफो मेथड में क्योंकि हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा आ रही है, क्योंकि हमारी जो अभी हमने डिस्कस किया था कि फाइफो मेथड में एंडिंग इन्वेंट्री हमारी लेटेस्ट परचेजेस में से होती है, और लेटेस्ट परचेजेस यहाँ पे देखिए हैवियर अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा कॉस्टली है। तो इस वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है वो ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू लाइफो मेथड। एक और हम एग्जाम्पल करेंगे, लास्ट एग्जाम्पल है आज के लेक्चर के लिए, लेक्चर 1 के लिए। इसके बाद हम लेक्चर 2 करेंगे जिसमें हम जरा डिटेल से फाइफो इन्वेंट्री मेथड हम परपेचुअल के तहत करेंगे, फाइफो लाइफ ऑन एवरेज, और उसमें हम इन्वेंट्री कार्ड बनाना सीखेंगे। सो लास्ट एक्सरसाइज है ब्रीफ एक्सरसाइज, जो कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट लाइफ ऑफ फाइफो और वेटेड एवरेज के से रिलेटेड। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। यूनाइटेड को हैड 10 यूनिट्स ऑफ एन इन्वेंट्री आइटम ऑन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर का मतलब है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, यानी ये ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई, और इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो $10 आ रही है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है? 10 यूनिट्स हैं, और एक यूनिट कितने का आ रहा है? यानी कि हम यहाँ पे लिख देते $10, यानी कि $10 पर यूनिट।
उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 20 एडिशनल यूनिट्स वर परचेज एट द कॉस्ट ऑफ $11। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने $20 यूनिट्स मजीद परचेज किए $11 के रेट से, एंड 25 यूनिट्स वर सोल्ड, और 25 यूनिट्स आपने सेल कर दिए। सो इन्वेंट्री आपने यानी कि आपने परचेजेस की हैं, कितने यूनिट्स आपने परचेज किए, 20 यूनिट्स परचेज किए, और एक यूनिट कितने का था, एक यूनिट आपका था $11 पर यूनिट। सो अगर हम देखें 20 यूनिट्स और 10 यूनिट्स, तो हमारे पास जो टोटल यूनिट्स हो गए वो कितने हो गए, 30 यूनिट्स। ये जो 30 यूनिट्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। यहाँ पे अगर हम टोटल लिख दें तो टोटल यूनिट्स आपके 30 हो गए। और अगर हम कॉस्ट की बात करें अवेलेबल फॉर सेल, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय इन 10 यूनिट का पर रेट कितना था, $10। और इसी तरह जो हमने 20 यूनिट्स परचेज किए थे, एक यूनिट का रेट कितना था, $11। और इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आती है वो आ जाती है $320। सो टोटल अमाउंट, और ये डेटा हमें यानी कि अवेलेबल है। अब पहली रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट हमसे पूछी हुई है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर लाइफो एंड एवरेज मेथड। दोनों मेथड के जरिए आपसे यानी कि लाइफो के जरिए भी आपसे पूछा हुआ है और एवरेज से भी पूछा हुआ है। और क्या पूछा हुआ है, एंडिंग इन्वेंट्री, यानी कि जो यूनिट्स बच जाते हैं। सो हमने जो टोटल यूनिट्स थे वो 30 हैं, और उसमें से हमने सेल कितने कर दिए, तो जितने हमने सेल कर दिए वो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि हमने कितने सेल किए हुए हैं, दिस वन 25 यूनिट्स हमने बेच दिए हैं। तो 30 में से अगर हमने 25 यूनिट्स बेच दिए तो हमारे पास एंडिंग में कितने बच गए, 30 माइनस 25, तो 5 बच गए। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी अंडर लाइफो। सो फर्स्ट, जो लाइफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में यानी कि 25 यूनिट्स थे, 20 यूनिट्स थे, ये हमने कब खरीदे, बाद में, तो यकीनन हमने पहले बेच दिए होंगे। तो एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स जो बच जाएंगे वो कहाँ से बचेंगे, वो शुरू के यूनिट्स में से बच जाएंगे। तो हमारे पास एंड में कितने यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, और एक यूनिट का रेट हमारे पास कितना आएगा, डॉलर। शुरू में से बचेंगे ना, तो हमारा जो पहला वाला रेट है यानी कि $10, तो ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट आ जाएगी, जो कि हमने कैसे कैलकुलेट की, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, जो कि हमारा आ गया $50। So this $50 represent the cost of ending inventory under LIFO method, यानी कि जो लास्ट में बच गया। बिल्कुल इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर FIFO मेथड। सो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर एवरेज मेथड, इसमें एवरेज पूछा हुआ है, नॉट FIFO बट एवरेज मेथड। तो अंडर एवरेज मेथड। अच्छा, एवरेज मेथड के लिए अभी हमने डिस्कस किया कि हमें सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट करना होगी, हमें कैलकुलेट करना होगी पर यूनिट कॉस्ट। और पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या चीज दी हुई है, हमें दोनों चीजें दी हुई हैं। हमें टोटल कॉस्ट हमने ये कैलकुलेट की है, और हमने टोटल यूनिट्स भी कैलकुलेट किए हैं। तो अब अगर हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालना हो, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट, तो हम ये कैसे निकालेंगे,
हम सिंपल निकालेंगे टोटल कॉस्ट जो कि हमारी आ रही है 320 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 30। तो 320 को जब हम 30 से निकालेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10.667 पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो एंड में हमारे पास कितने यूनिट्स रह गए? हमारे पास हमने जो है 25 सेल किए हैं और 10 एंड 20 30 अवेलेबल में से 25 हमने सेल कर दिए। तो एंड में कितने रह गए? 5 यूनिट्स रह गए। और अब हम इसका जो रेट कैलकुलेट जो हमने किया हुआ है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, एवरेज रेट कैलकुलेट किया हुआ है। और वो एवरेज रेट हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है? दिस वन, ये रेट हमने कैलकुलेट किया हुआ है 10 पॉइंट डॉलर 10.667। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि 5 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10.6667 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? और वो आंसर ही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री होगी। सो दिस इज 53.333 ये कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है। और ये आपका क्या कहलाएगी? ये आपका एवरेज मेथड के तहत कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है। सो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि 3 चीजें हमने देखी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइफो, लाइफो, वेटेड एवरेज मेथड। और इन तीनों मेथड में हमने एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट करना सीखा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। कमिंग लेक्चर में हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत इन्वेंट्री कार्ड बनाना देखेंगे। और हम देखेंगे अगर हमारी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उनको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।